हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन दोस्तों कक्षा 12th विषय भूगोल का दोस्तों अध्याय नंबर 7 है। निर्माण उद्योग के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। एग्ज़ाम दोस्तों 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। अच्छी तरीके से ये आपका आज की अंतिम क्लास है दोस्तों भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों जो बाकी पार्ट बच गए हैं उनका दोस्तों अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए। किसी कारणवश मैं कल आपकी क्लास नहीं ले पाऊँगा, ये मैंने आज लगभग आपको 48 घंटे पहले सूचना कर रहा हूँ दोस्तों। जो पार्ट बच गए हैं उनको अच्छी तरीके से आप रिवीजन कर लेवे, ठीक है। अगर टाइम मिला तो मैं क्लास ले लूँगा, ठीक है। दोस्तों आपसे मेरा विशेषतः निवेदन है, रिवीजन कीजिए और शेखावाटी मिशन के सभी जो वीडियो मैंने इस चैनल पर डाले हैं उनको पूरा दे करके जाएं। लगभग जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उसमें 70-80% का जो प्रश्न आ रहे हैं वो शेखावाटी मिशन से आ रहे हैं। तो इनको अच्छी तरीके से करते करते रहिए आप दोस्तों। आपसे मेरा यही सवाल है कि आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ें। इसी के साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जहाँ तक हो सके अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। दोस्तों हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है तो किसका है? कोलकाता और हावड़ा केंद्र का प्रदेश है। अगला प्रश्न है दूसरा, कौन सा औद्योगिक अवस्थान का एक कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या घनत्व। इसका किसका कौन सा यानी जनसंख्या घनत्व औद्योगिक अवस्थापना का कारण नहीं है। तीसरा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1973 के अंदर की गई। किसकी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 के अंदर की गई। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण निम्न में से कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है हावड़ा और भटपारा के अंदर क्या है? जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण क्या है? केंद्रीकरण स्थित है हावड़ा और भटपारा। अगला पांचवा प्रश्न है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है हीरापुर के अंदर है और अपना पहला कारखाना स्थापित किया। किसने? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? हीरापुर के अंदर स्थापित किया। कहाँ किया दोस्तों? हीरापुर के अंदर स्थापित किया। अगला हमारा छठा प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु के अंदर है और सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें स्थित है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा दोस्तों चीनी का सबसे बड़ा दूसरा जो उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो कौन सा राज्य है वो चीनी का उत्पादन का प्रथम स्थान उत्पादक राज्य है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। आठवां प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित राज्य में स्थित है। दोस्तों राउरकेला इस्पात संयंत्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है राउरकेला उड़ीसा के अंदर स्थित है। नौवां प्रश्न है, भारत में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा मुंबई के अंदर की गई। कहाँ की गई है? मुंबई के अंदर। भारत की पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना मुंबई के अंदर की गई। 10वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? निम्न में से सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा वस्त्र उद्योग। कौन सा? वस्त्र उद्योग, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 11वां, भारत का मानचेस्टर निम्न में से कौन सा शहर को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का दोस्तों मानचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्न में से किस वर्गों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। तो इन तीनों वर्गों के अंदर उद्योगों को बांटा गया है। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है 13वां, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से? उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधन और पूंजी। उपयुक्त सभी राइट आंसर है। चीन का पहला सबसे दोस्तों ये प्रश्न मैंने जो पूछा है इसका, चीनी का पहला सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र है। दूसरा कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तीसरा प्रश्न 15वां प्रश्न है दोस्तों, इंटीग्रल कोस फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोस फैक्ट्री है वो कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है पेरम्बूर के अंदर है इंटीग्रल कोस फैक्ट्री स्थित है। अगले आपके इस पार्ट के दोस्तों जो आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस पार्ट के दोस्तों अति लघुतरात्मक प्रश्न इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ये आपकी चर्चा कर लेते
है। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश के कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपको पूछे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद होगा। अगर आपको ये पूछे उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को कहा जाता है उत्तरी भारत के मैनचेस्टर। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस रेल मार्ग पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा भिलाई इस्पात संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल का मार्ग पर अवस्थित है। किस मार्ग पर? कोलकाता और मुंबई का रेल मार्ग है यहाँ पर अवस्थित है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से उद्योगों को किन स्थानों पर स्थापित करना लाभप्रद है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से उद्योगों को उन स्थानों पर स्थापित करना लाभप्रद होता है जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरित करने का मूल्य न्यूनतम हो। तो ये दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आर्थिक दृष्टि से उद्योगों को इन स्थानों पर स्थापित करना लाभप्रद होता है दोस्तों जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरित करने का मूल्य न्यूनतम हो। ठीक है, अगला हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा स्रोतों के निकट स्थित किन्हीं दो उद्योगों के नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, एल्यूमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योगों की स्थापना विशेषतः शक्ति ऊर्जा स्रोतों के निकट स्थित की जाती है। ठीक है, अगला हमारा पांचवा प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योगों के दो उदाहरण दीजिए। कृषि आधारित जो उद्योग है उनके दो उदाहरण देने इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला है सूती वस्त्र उद्योग और दूसरा है चीनी उद्योग। ठीक है, छठा प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योगों के लिए कौन कौन से कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है? ठीक है, तो दोस्तों लौह अयस्क हो गया, कोकारी कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज और अग्नि मृत्तिका आदि कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योगों में। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। लौह अयस्क हो गया, कोककारी हो गया, कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, मैंगनीज हो गया और अग्नि मृत्तिका हो गया। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग के दो सेक्टरों के नाम लिखिए। तो सूती वस्त्र उद्योग के दो सेक्टर कौन कौन से हैं? पहला है संगठित सेक्टर और दूसरा है विकेंद्रित सेक्टर। दोनों के आपको नाम याद रखने हैं। अगला आठवां प्रश्न है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण इस प्रकार है दोस्तों, पे आप ध्यान से देखिए। पहला है दोस्तों कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, दूसरा है वन आधारित उद्योग, तीसरा है खनिज आधारित उद्योग और चौथा है उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। ठीक है, अगला है नवा प्रश्न, टिस्को क्या है? टिस्को यानी टाटा लौह इस्पात कंपनी। कौन? टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है और ये इस्पात का कारखाना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, टिस्को यानी टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को जो मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर अवस्थित है और ये इस्पात का कारखाना है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, सेल क्या है? सेल इसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना 1973 के अंदर होती है। अगला 11 प्रश्न है दोस्तों, पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? तो हो गया अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? तो इसको आप इस तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा 12 प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम की सरकार, दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में की गई। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना किसकी सहायता से होती है? यूनाइटेड किंगडम की सरकार की सहायता से होती है। अगला हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों कि बाजार अभिमुख उद्योग से क्या आशय है? जिसका राइट आंसर है दोस्तों, जिन वस्तुओं की स्थापना उच्च मांग क्षेत्रों के समीप की जाती है वह बाजार अभिमुख उद्योग कहलाते हैं। जैसे भारी मशीन सूती वस्त्र उद्योगों के बाजार अभिमुख उद्योग कहलाते हैं, जैसे भारी मशीन सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है ना, तो एक बार दोस्तों उन्हें मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। जिन वस्तुओं की स्थापना उच्च मांग क्षेत्र के समीप की जाती है वह बाजार अभिमुख उद्योग कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर हो गया भारी मशीन हो गया, सूती वस्त्र हो गया और ये इसके उदाहरण है। अगला 14वां प्रश्न है, नैप्था पर आधारित पहला रासायनिक उद्योग कौन सा है? नैप्था पर आधारित पहला रासायनिक उद्योग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक सेक्टर में 1961 में स्थापित द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, नैप्था पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग है। तो इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग क्यों है?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चीनी उद्योग है एक मौसमी उद्योग क्यों है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा क्योंकि इस उद्योग के लिए गन्ना कच्चा माल के रूप में काम करता है। ठीक है, क्योंकि इस उद्योग में गन्ना है और कच्चा माल के रूप में काम आता है, जो कि खेत में काटने के 24 घंटों के अंदर ही काम में लेने पर चीनी की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इसके अलावा शुष्क ऋतु में गन्ने को खेत में खड़ा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इससे सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। इसी कारण चीनी मिलें केवल उसी मौसम में ही कार्य करती है जिसमें गन्ने की फसल काटी जाती है। अतः चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना, अति सरल प्रश्न है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं? तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव, पहला है दोस्तों आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए अनेक संभावनाएं उत्पन्न होती है। दूसरा है इसमें इसका प्रमुख प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ता है, जो प्रतिवर्ष लगभग दुगुना हो रहा है। ठीक है ना, और इसके अलावा है आईटी सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग का भारत के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 2% तक का योगदान भी रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छंद यानी स्वतंत्र उद्योग किसे कहते हैं? किसी उद्योग में अनेक प्रकार की कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जो उद्योगों को स्थानीयकरण के कच्चे माल का कोई प्रभाव नहीं रहा जाता है, तथा इस प्रकार के उद्योग कच्चे मालों की उपलब्धता स्थलों की अवहेलना करते हुए किसी भी उपयुक्त स्थल पर स्थापित होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसे उद्योगों को स्वतंत्र या स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की विशेषता लिखिए। तो दोस्तों ये काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इनको आपको पढ़ करके जाना है। तो यह देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है ना, पहली विशेषता ये देश का सबसे महत्वपूर्ण है औद्योगिक क्षेत्र है। दूसरा है इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य के मुंबई ठाणे से लेकर पुणे, नासिक और सोलापुर तक है। ठीक है, दूसरा है इस उद्योग तीसरा दोस्तों, इस प्रदेश में मुंबई सर्वप्रमुख औद्योगिक नगर है, और इसमें उद्योग का विकास ब्रिटिश शासनकाल में सूती उद्योग की स्थापना के साथ ही हुआ। बाद में इस महानगर में रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए। चौथा है इस प्रदेश में सूती वस्त्र एवं रासायनिक उद्योगों के अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रसायन, चमड़ा, संश्लिष्ट एवं प्लास्टिक वस्तुएं, धातुएं, उर्वरक, उद्योग, विद्युत उपकरण, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण एवं खाद्य उद्योग भी विकसित अवस्था में मिलते हैं। अगला दोस्तों पांचवा है, इस प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक केंद्र हो गए मुंबई हो गया, ठाणे, पुणे, पिंपरी, नासिक, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा एवं सांगली आदि है। तो दोस्तों ये जितने भी आपके नगर आए हैं इनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये दोस्तों कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं, और ये आपके मैप के अंदर आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, अगला हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारत में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों की विवेचना कीजिए। तो पहला है दोस्तों, उद्योगों की अवस्थिति को क्या है प्रभावित करने वाला, पहला है कच्चा माल। ठीक है, दूसरा है ऊर्जा शक्ति, तीसरा है बाजार और चौथा है श्रम। तो कच्चा माल यानी सामान्यतः उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध हो। मुख्य रूप से जिन उद्योगों में भार ह्रास वाले कच्चे माल प्रयुक्त किए जाते हैं, तो उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के पास ही स्थापित होते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, चीन की मिलें हो गया। ठीक है, चीनी की मिलें हो गया। अगला है ऊर्जा शक्ति, उद्योगों में मशीनों के संचालन हेतु शक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। शक्ति के प्रमुख साधन कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा आदि है। लौह इस्पात उद्योग कोयले पर निर्भर करता है। बाजार, तीसरा है बाजार दोस्तों, भारी उत्पाद वाले उद्योग जैसे भारी मशीन हो गया, मशीन के औजार और भारी रसायन की स्थापना उच्च मांग क्षेत्रों के समीप की जाती है, इसलिए इन उद्योगों को बाजार अभिमुख उद्योग कहा जाता है। और सूती वस्त्र उद्योग में कपास जैसे शुद्ध कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। चौथा है इसके अंदर श्रम, उद्योग में श्रम बल की आवश्यकता पड़ती है। सस्ते व तकनीकी रूप से कुशल श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता उद्योगों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण आकर्षक होता है। ये वर्तमान आधुनिक युग में स्वचालित मशीनों एवं कंप्यूटर जैसे यंत्रों का प्रचलन बढ़ा है, फिर भी औद्योगिक विकास में श्रम का महत्व लगातार क्या है बना हुआ है। अगला दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है छठा प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को समझाइए।
दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है। पहले हम बात करते हैं उदारीकरण का। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करके जरूर जाना। तो उदारीकरण यानी इसका अभिप्राय है उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाना और कम किया जाना है। उदारीकरण का है उद्योगों पर लगे गए प्रतिबंधों को हटाया जाना या कम किया जाना। इसके अंतर्गत आर्थिक नियमों व कानूनों को लचीलापन, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना, उद्योगों की स्थापना, वाणिज्यिक व व्यापार क्षेत्रों में क्या है छूट संबंधित समस्त प्रयासों को शामिल किया गया है। और दूसरा है निजीकरण क्या होता है। निजीकरण से अभिप्राय है कि सरकार द्वारा लगाए गए उद्योगों को निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाए। और औद्योगिक नीति में निजीकरण घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। और तीसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से अभिप्राय है भारत की जो भारतीय अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत अथवा समायोजित करना। वैश्वीकरण दोस्तों पूछा जा सकता है। वैश्वीकरण से अभिप्राय है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत अथवा समायोजित करना। वैश्वीकरण के माध्यम से समान हुए पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रतापूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा दोस्तों ये प्रश्न है, भारत के रेखा मानचित्र को निम्न नगरों को क्या है दर्शाना है। ठीक है, तो लखनऊ, इंदौर, नागपुर, अहमदाबाद, शिमला, भुवनेश्वर, पुणे, गांधीनगर, उसके बाद हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, श्रीनगर, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता मानचित्र की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ विद्यार्थियों के ये सवाल थे, तो इनको दोस्तों आप अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएं। इसी के साथ दोस्तों ये आज की क्लास आपको कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। कोई भी आपके दिमाग में अगर सवाल चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, शुभ हो और आपके पूरे में से पूरे नंबर आए, ये मेरे और मेरे परिवार टुडे करंट इन्फॉर्मेशन की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएँ और अच्छी तरीके से दोस्तों रिजल्ट आए, ये आप सभी को मेरा आशीर्वाद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।